सो स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स के केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री के कंटेंट में मैं आज आपको बताने वाला हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट्स रिलेशन विद डेंसिटी। मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को बताए थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इट्स रिलेशन विद डेंसिटी। एक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा बच्चा लोग कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्लियर होता है तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, किसी भी क्वेश्चंस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। इसलिए ये एक मेन की रोल प्ले करता है केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को डील करने के। इसलिए इसको जरा अच्छे से आप समझिए कि ये है क्या चीज। मैं बात कर रहा हूं यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इनफैक्ट रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, पहले वो चीज मैं बता दूं आपको। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अल्फा। अब अल्फा की बात करूं मैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ऐसे ही अल्फा है, अल्फा के साथ साथ इसको एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और एच से कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा। हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा उसको हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है जिसको हम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलने वाले। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हो या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस सॉल्ट अगर डिसोसिएट हो रहा हो तो यहां भी हम किस चीज को यूज करने वाले हैं? अल्फा को। आयनिक इक्विलिब्रियम का ही एक पार्ट है हमारा हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट, वहां पर इसी अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो बाकी कोई भी चीज हो, हाइड्रेशन ऑफ सॉल्ट को छोड़ के बाकी कोई भी चीज हो, हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। इस चीज को ध्यान में रखें। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या चीज। व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो बच्चे एक चीज ध्यान रखो, इट इज फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली होता क्या है कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज हम हमेशा निकालते हैं 100 पे, कि 100 अगर मान लो मैंने पेपर दिया 100 मार्क्स का, मेरे कितने मार्क्स है, दैट इज माई मार्क्स परसेंटेज। अगर मैं बोलूं कि मेरा मार्क्स फ्रैक्शन कितना है तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं 1 मार्क्स का पेपर दिया तो मेरे कितने मार्क्स है, दैट इज माई मार्क्स फ्रैक्शन। जैसे आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंटेंट व्हेन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1। तो 1 पे कोई चीज निकालेंगे तो दैट इज फ्रैक्शन। तो बेसिकली ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इट इज डिसोसिएशन फ्रैक्शन। बेटा समझते जाइएगा, ध्यान रखिएगा इसको। इट इज डिसोसिएशन फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? डिसोसिएशन फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज डिसोसिएटेड कंटेंट। इट इज डिसोसिएटेड कंटेंट व्हेन इनिशियल वैल्यू इज यूनिटी। इनिशियल वैल्यू इज यूनिटी। यूनिटी बोलो तो 1। अगर इनिशियल वैल्यू 1 है तो उसमें कितने वैल्यूज, कितनी चीजें टूटी, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? तो बच्चे जब एक मोल पे आप निकाल रहे हो, आपने इनिशियली किसी कंटेंट को 1 मोल लिया और उस 1 मोल पे आपको देखना है कि कितना डिसोसिएट होगा, तो मैक्सिमम जो डिसोसिएट होगा वो 1 होगा। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो गई तो क्या होगी? कंप्लीट 1 मोल ले रहे हो और 1 मोल पूरा का पूरा 100% टूट गया तो कंप्लीट डिसोसिएशन कितना हुआ? 1। तो कभी भी डीओडी का वैल्यू 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता है। मैं यहां लिख देता हूं इट्स वैल्यू कांट बी ग्रेटर देन 1। कांट बी ग्रेटर देन 1 मतलब इसका वैल्यू 1 होगा या 1 से कम होगा। और अगर 1 होगा तो दैट इज 100% डिसोसिएटेड। If alpha value of alpha is 1, that is 100% dissociated content। और अगर कोई कंटेंट 100% डिसोसिएटेड है, इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इसका मतलब ये साफ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इन इक्विलिब्रियम के लिए इक्यू लिख रहा हूं मैं। इन इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ अल्फा is always less than 1, is always less than 1. Mind my language. It is always less than 1. अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। किस केस के लिए?
इक्विलिब्रियम के लिए जिस चैप्टर को आप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप देखो, अगर पूरा का पूरा टूट गया, 100% डिसोसिएशन हो गई, तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, और 1 वैल्यू अगर हो गई तो वो कभी इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट हो गया, रिएक्टेंट नाम की चीज है ही नहीं। बोलो बच्चा। और अगर अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, तभी तो मैं बोलूंगा कि थोड़े परसेंटेज, थोड़े कंटेंट इसके टूटे हैं, और थोड़े कंटेंट टूटे हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है इक्विलिब्रियम के केस में। अब एक चीज मैं जो आपको बोल रहा हूं वो जरा देखेंगे आप। मैं यहां लिख रहा हूं इनिशियली टेकन कंटेंट, इनिशियली टेकन कंटेंट, जो भी मैं कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल कुछ भी लूं, इनिशियली टेकन, और इधर मैं लिख रहा हूं डिसोसिएटेड, इधर मैं लिख रहा हूं डिसोसिएटेड। अब जरा इसको समझते जाएंगे कि अगर इनिशियली टेकन कंटेंट n नंबर ऑफ मोल्स हो, तो डिसोसिएटेड जो होगा दैट विल बी n अल्फा। व्हाई सो? क्योंकि अगर मैं 1 लेता हूं इनिशियली तो डिसोसिएटेड अल्फा होना चाहिए। अगर मैं 1 लेता हूं तो डिसोसिएटेड अल्फा होगा। तो सोचिए, अगर इनिशियली मैं n लेता हूं तो डिसोसिएटेड n अल्फा है, अगर 1 करूंगा तो n अल्फा बाई n कैंसिल होकर अल्फा होगा कि नहीं? इसीलिए बच्चे ध्यान रखिएगा कि इनिशियली टेकन अगर मैं n लेता हूं तो डिसोसिएटेड n अल्फा होगा, अगर मैं इनिशियली टेकन p लेता हूं तो डिसोसिएटेड p अल्फा होगा, अगर इनिशियली टेकन मैं c लेता हूं तो डिसोसिएटेड c अल्फा होगा। दिस इज द बेसिक कंटेंट, लेकिन इसको जान के ही आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अगर इनिशियली मैं 5 लेता हूं तो दिस इज 5 अल्फा, इनिशियली मैं 1 लेता हूं तो दिस इज अल्फा 1 अल्फा एंड सो ऑन। इसलिए ये चीज एकदम ध्यान रखो कि इनिशियली टेकन कंटेंट कुछ है तो उसका डिसोसिएटेड कंटेंट ये होगा। एज फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, अब उसको देखोगे आप। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, उसको देखो। एग्जांपल क्या है कि अगर मान लो मैं अमोनिया लेता हूं और अमोनिया को मैं तोड़ूं, तो इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू N2 and H2। मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा, यहां 2 होगा, 2 अमोनिया तो N2 और 3H2। देखो, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा कि केमिकल इक्वेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। केमिकल इक्वेशन आपको दिया होता है, ये इक्विलिब्रियम में दिया होता है। तो इसको लिखने का तरीका देखो आप कैसे मैं लिख रहा हूं कि अगर मान लो कि टाइम में 0 ले रहा हूं और अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स है n, तो इनिशियली तो नाइट्रोजन भी 0 होगा, हाइड्रोजन भी 0 होगा। इनिशियली नाइट्रोजन भी 0 होगा, हाइड्रोजन भी 0 होगा। अब टाइम में ले रहा हूं इक्विलिब्रियम वाला, तो समझिए इस n में से n अल्फा टूटेगा। बेसिकली वही चीज मैं बोल रहा हूं कि इनिशियली टेकन कंटेंट अगर n है तो मुझे डिसोसिएटेड लिखना है n अल्फा, अगर मुझे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेना है। तो अगर ये n है, n अल्फा टूटा, तो अब n2 कितना बनेगा और 3s2 कितना बनेगा, इस चीज को देखना है बच्चे। इस चीज पे कंसंट्रेट हो जाइए, फोकस हो जाइए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस ये अगर सीखे आप तो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो यहां देखिए, इसका 2 मोल अगर टूट रहा है तो ये 1 मोल बन रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर ये 2 मोल टूट रहा है तो इसका 1 मोल बन रहा है। तो आप बताओ, 2 मोल टूटा तो 1 मोल बना, मतलब नाइट्रोजन इसका आधा बना क्या? तो अगर n अल्फा टूटेगा तो नाइट्रोजन कितना बनेगा, n अल्फा बाई 2 बनेगा। और ये जितना बन रहा है उसका 3 गुना, ये 1 बन रहा है तो ये थ्राइस बन रहा है, तो ये जितना बन रहा है उसका 3 टाइम्स ये बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, 3n अल्फा बाई 2 बनेगा। तो ये कंटेंट आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से मुझे इसको अरेंज करना। इफ नंबर ऑफ मोल इज गिवन 5, इट विल बी 5 माइनस 5 अल्फा। और ये 5 अल्फा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा 3 5 अल्फा बाई 2, मतलब 15 अल्फा बाई 2। तो ये कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको ये सिखाया, ये कंटेंट है जिसको आपको देखना है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसको किस तरीके से आपको डील करना है। क्लियर है ये चीजें? अगर मान लो मैं कोई इक्वेशन ऐसा ले लूं कि PCl5 है, PCl5 टूटा तो ये PCl3 में टूटा और Cl2 में टूटा। ऑल आर गैसेस हियर, ऑल आर गैसेस हियर, ये सब गैसेस है। तो अगर टाइम में 0 लेता हूं, यहां की कंडीशंस को समझिए। अगर मैं टाइम 0 लेता हूं और मान लो कि PCl5 का प्रेशर है यहां P, तो इनिशियली तो बर्तन में सिर्फ PCl5 होगा जिसका प्रेशर है P, और ये PCl3 है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में तो कोई चीज ऐसी होगी नहीं, सिर्फ PCl5 होगा। जब ये इक्विलिब्रियम में है, अब मैं टाइम ले रहा हूं इक्विलिब्रियम वाला, तो इक्विलिब्रियम के केस में जब प्रेशर P है, धीरे धीरे तो PCl5 टूटेगा तो इसका प्रेशर तो डिक्रीज करेगा ना बेटा। तो P अगर लिया है तो P में से P अल्फा जाएगा। तो देखो, अगर P अल्फा इसका टूटेगा तो P अल्फा इसका बनेगा और P अल्फा
इसका भी बनेगा, क्योंकि इसका 1 मोल अगर टूट रहा है तो 1 मोल इसका बन रहा है, 1 मोल इसका बन रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा डीओडी का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जिसको हमें डील करना है। चलिए कॉपी करिए, आगे बता। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको डीओडी बताया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया। अब इसको रिलेट करना है डेंसिटी के साथ। अब इसका रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेंसिटी के साथ लेना है हमें। अब डेंसिटी के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है, ये चीज देखो, आप इस चीज को कंसीडर करो, इस चीज को डील करो। तो बच्चे एक चीज आप जानो कि फॉर एनी गैस आपको पता है कि किसी भी गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो इस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिख सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने लिख दिया गिवन मास अपॉन मोलर मास, लिख सकता हूं। और देखो इसको आगे बढ़ाऊं मैं तो क्या हो सकता है, दिस इज P इज इक्वल टू WRT अपॉन में M इंटू V। अब यहां से देखो जरा कि ये M बाई V जो मैं ले रहा हूं, सॉरी W बाई V जो ले रहा हूं, गिवन मास पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन मास पर यूनिट वॉल्यूम, इज इट डेंसिटी? क्या ये डेंसिटी है? तो है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं Pm इज इक्वल टू रो RT, रो डेंसिटी ले रहा हूं, दिस इज गिवन मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो Pm इज इक्वल टू रो RT लिख सकते हैं आप। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं M इज इक्वल टू रो RT बाई P। बोलो बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है? सो M इज इक्वल टू रो RT बाई P। M इज मोलर मास, रो डेंसिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेंपरेचर एंड P प्रेशर। तो M हो गया रो RT बाई P। अब एक चीज और जानो, आप एक चीज और जानो, हैव यू स्टडीड मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखो बच्चे, वेपर डेंसिटी और इस डेंसिटी में डिफरेंस है। दिस डेंसिटी इज द कंटेंट डेंसिटी पूरे कंटेनर के अकॉर्डिंग मास बाई वॉल्यूम निकाल के कैलकुलेट किया हमने। और वेपर डेंसिटी होती है कि वेपर फॉर्म जो बन रहा है उसकी डेंसिटी कितनी। तो यहां पर मैं किसी भी गैस के लिए मोलर मास जो होता है वो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो मैं इस मोलर मास की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी तो लिख ही सकता हूं। ये जो VD लिख रहा हूं, VD स्टैंड्स फॉर वेपर डेंसिटी, ध्यान रखेंगे। VD किसके लिए स्टैंड कर रहा है? वेपर डेंसिटी के लिए। और इसी वेपर डेंसिटी का रिलेशन हमें निकालना है DOD के साथ, अल्फा के साथ। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, ध्यान रखेंगे। जेई मेंस लेवल के लिए, एडवांस लेवल के लिए और नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा का डेंसिटी के साथ रिलेशन। प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स करके प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन ऑफ अल्फा भी निकालना होता है, बट दैट इज फॉर IIT एडवांस। तो जेई एडवांस का टॉपिक है तो वो मैं यहां नहीं कराऊंगा, यहां मैं जेई मेंस और नीट के लिए करा रहा हूं चीजों को। सो सुनो, 2 इंटू वेपर डेंसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? रो RT बाई P। तो यहां से बताओ कि वेपर डेंसिटी क्या हो गई? दिस इज रो RT अपॉन 2P। क्या मैं वेपर डेंसिटी ले सकता हूं रो RT अपॉन 2P? ये V मैं लिख रहा हूं बच्चे, वेपर डेंसिटी मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वॉल्यूम और डेंसिटी लिखा है सर, नहीं, ये वेपर डेंसिटी है। सो वेपर डेंसिटी इज रो RT अपॉन 2P। अब जो मैं बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखो। वेपर डेंसिटी अगर रो RT अपॉन 2P है और आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो यहां से एट द प्लेस ऑफ P कैन यू राइट nRT बाई V। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? दिस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो RT अपॉन 2। P के जगह क्या लिख सकते हो आप? P के जगह लिख सकते हो nRT बाई V। तो यहां आ गया nRT और ऊपर चला गया V। अब देखो जरा, देखो कंटेंट को, ये मैंने क्या किया, बाई पुटिंग P इज इक्वल टू nRT बाई V। nRT बाई V की वैल्यूज को यहां पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज? अब यहां से देखो ये RT कैंसिल हो गया, तो वेपर डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दिस वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, नंबर ऑफ मोल्स। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखें आप कि अगर मैं इक्विलिब्रियम लेता हूं, इन इक्विलिब्रियम, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम, इन फैक्ट इन इक्विलिब्रियम डेंसिटी एंड वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स, रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चे ध्यान दो, अगर ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया और ये भी फिक्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स।
तो डेंसिटी को रिलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स से। वेपर डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूं क्या कि वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल। अब ये इनिशियल और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? अब इस चीज को देखिए, आप इस चीज को देखिए, इस चीज को समझिए, क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लें कि PCl5 है, PCl5 टूटा PCl3 में और Cl2। बच्चा लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। वेपर डेंसिटी का रिलेशन किसके साथ? वेपर डेंसिटी का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। तो आप देखिए, अगर PCl5 लेता हूं, PCl3 है, Cl2 है, ऑल ऑफ दिस आर गैसियस कंटेंट, सारे के सारे गैस है। तो अगर मैं टाइम 0 लेता हूं और इसका PCl5 का नंबर ऑफ मोल्स ले लेता हूं n, तो स्टार्टिंग में PCl3 भी 0, Cl2 भी 0। और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को देखो आप, भाई n में से n अल्फा जाएगा तो ये n अल्फा बनेगा, n अल्फा बनेगा। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनो। अब उसको ध्यान से सुनो कि इनिशियली बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास n है। जब इनिशियली का मतलब जब टाइम 0 है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो n ही है ना बच्चे। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स n है और इन इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट कंडीशन बनी। इन इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने हैं। तो इन इक्विलिब्रियम टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे हो रहे हैं n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? n प्लस n अल्फा आएगा। n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा, n कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस n अल्फा आ जाएगा। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स n है, इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ मोल्स n प्लस n अल्फा है। अब यहां से मैं एक कंटेंट लेट करता हूं कि लेट इनिशियल वेपर डेंसिटी इज d initial, DIL लिख लो, एंड इक्विलिब्रियम वेपर डेंसिटी इज d इक्विलिब्रियम, DEQ लिख लो। तो अगर इन वैल्यूज को मैं पुट कर दूं यहां, देन व्हाट विल बी द रिलेशन? तो रिलेशन मुझे क्या मिलेगा वो इस चीज को देखो। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो वेपर डेंसिटी इनिशियल इज d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम मेरे पास कितना आया? n प्लस n अल्फा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना आया? n। नाउ सॉल्व इट। तो n कॉमन ले लो तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n, कैंसिल हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो यहां आ गया d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, और n कॉमन लेके कट हो गया, 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया है हमारे पास? अल्फा इज d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम माइनस 1। अल्फा इज d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम माइनस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड डेंसिटी। बट दिस इज नॉट द जनरल इक्वेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट द फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला एक मैं बना रहा हूं, ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए है, और आपसे इसी से मेंस लेवल और जेई लेवल के क्वेश्चन निकल जाएंगे, जेई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन। लेकिन आप देखिए, दिस इज नॉट द एक्चुअल कंटेंट क्या है? अगर मैं इसका जनरलाइज करूं फॉर्मूले को, तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनता है मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, चीजें क्लियर हो जाएंगी, जरा देखते जाइए। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं कि 1 मोल ऑफ AN, जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो भाई, एक लेवल ऊपर से भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो दिक्कत ना हो, उसके लिए मैं बता रहा हूं ये चीज, नहीं तो यहीं से काम हो जाएगा आपका। जनरली अगर मैं ऐसा लूं कि 1 मोल ऑफ A इज डिसोसिएटेड इनटू n मोल ऑफ A, यहां देखो क्या मैंने लिया है, ये 1 मोल ऑफ A लिया है और यहां n मोल ऑफ A। तो अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, इसका n मोल लेता हूं, अब इस कंडीशन को आप लेके चलो कि अगर मान लीजिए कि इसका मैं ले लेता हूं, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, 1 मोल लिया हमने। अगर मैं ले लेता हूं इसका कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं जी x नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और ये टूटा शुरुआत में तो 0 होगा, t इक्वल टू 0 पे 0 होगा। अब इस x में से अगर x अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा बताओ जरा।
आप देख पा रहे हो कि 1 मोल टूट के n मोल्स बन रहे हैं, तो x मोल टूट के कितने बनेंगे? x मोल टूट के nx बनेंगे, तो x अल्फा टूट के कितना बनेगा? क्या बनेगा nx अल्फा? बोलो बोलो। x अल्फा 1 टूटा तो n बना, तो x अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा? nx अल्फा। तो आप बताइए, अगर मैं इसको इस फॉर्मूले पे पुट करूं तो क्या मिलने वाला है आपको क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से? वेपर डेंसिटी इनिशियल मैं वैसे ही लेता हूं, d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम में ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? x माइनस x अल्फा प्लस nx अल्फा डिवाइडेड बाई x। अब x कॉमन लेके भगा दो, x कॉमन लेके कट करो, तो x यहां से कॉमन लोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा हो जाएगा। x कैंसिल हो गया, यहां से x यहां से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इतनी आ गई। अब जरा देखो 1 को मैं इधर भेज दूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं यहां कॉमन ले लूं, दिस इज n अल्फा माइनस अल्फा, n अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लूं, क्या हो गया? ये n माइनस 1 हो गया। अल्फा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? ये n माइनस 1। मतलब यहां से जो जनरल फॉर्मूला हमारा आ रहा है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू d इनिशियल अपॉन d इक्विलिब्रियम माइनस 1 इनटू 1 बाई n माइनस 1। दिस इज द जनरल इक्वेशन। इनफैक्ट अल्फा और डेंसिटी का जो जनरल इक्वेशन है, जनरल फंडा है हमारा, वो ये है। अब देखो जरा, यहां देखो, आप यहां से चेक कर लो। PCl5 जब टूट के PCl3Cl2 बन रहा है तो 1 मोल 2 मोल्स में बन रहा है, तो यहां n जो होगा दैट इज 2। तो यहां से देखो आप 2 n की जगह 2 रख दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ये हमारा जनरल फॉर्मेट है, इस चीज को ध्यान रखिए। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन। ये हमारा जनरल रिएक्शन है जिस चीज को आपको यूटिलाइज करना है। ये रिलेट कर लिया हमने अल्फा को डेंसिटी के साथ, वेपर डेंसिटी के साथ। कॉपी करिए।